हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। हमने पिछले सेशन में देख लिया था खिलजी डायनेस्टी के बारे में और वहां पर पूरी खिलजी डायनेस्टी का तो सत्यानाश हो ही चुका था। अब उसके बाद जो ओवरटेक करते हैं खिलजी डायनेस्टी को वो करते हैं तुगलक्स। और इसके अंदर देखिए कि तुगलक डायनेस्टी चलेगी 1320 से 1412 एडी के बीच में, काफी लंबा समय इसका भी। और इसके जो फाउंडर हैं वो है गियासुद्दीन तुगलक। ये 1320 से 1325 एडी के बीच में राज करते हैं, यानी कि 5 साल ये व्यक्ति राज करता है। और ये जो है ये कोई सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं करता, ये बोलता है कि मैं टाइटल एक्सेप्ट करूंगा गाजी मलिक का, मैं आपके बड़े भाई जैसा हूं, मैं तो भैया यही टाइटल एक्सेप्ट करूंगा, मैं नहीं बनूंगा सुल्तान। ठीक है, तो ये ऐसा टाइटल एक्सेप्ट करते हैं। अब इसके बारे में खास बात ये है कि ये देखो पहले तो लाहौर तक था इसका फतेह, फिर इसने दिल्ली को कब्जे में किया, फिर एट द एंड इसने बंगाल को भी अपने साथ जोड़ लिया, यानी कि इसने बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्सपेंड कर दिया किसको, दिल्ली सल्तनत को। और साथ में इसने एक और चीज़ की इंट्रोडक्शन की, इसने किया पोस्टल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस। सीधा सीधा पेपर में आएगा कि पोस्टल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किसने किया। ठीक है, ये पोस्टल सर्विसेज पोस्ट ऑफिस का तो सबको पता होता है ना, वही पोस्टल सर्विसेज है, इसको किया गियासुद्दीन तुगलक ने। फिर इसने एक और चीज की, इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब इरिगेशन सिस्टम क्या, मान लो कि ये मैं खेत के हिसाब से बताता हूँ, ये मान लो कि खेत है, अब एक नदी है वो ऐसे जा रही है, अब इस नदी का पानी देखिए इस खेत को भी मिल जाएगा, इस खेत को भी मिल जाएगा, लेकिन इधर के जो खेत हैं और उधर के जो खेत हैं उनको कैसे मिलेगा। तो इसने प्रॉपर सिस्टम बना दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मान लो ऐसे कैनाल्स निकाल दी, बीच में से ट्रिब्यूटरीज निकाल दी, अब यहाँ भी मिल जाएगा, आगे वालों को भी मिल जाएगा, ऐसे इधर निकाल दी तो इधर भी मिल जाएगा, आगे भी मिल जाएगा। तो इस तरह से इसने प्रॉपर क्या किया, सिस्टम निकाल दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इरिगेशन का प्रॉपर एक चैनल बन गया। आज की डेट में भी इरिगेशन डिपार्टमेंट है अलग से, आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, ठीक है। और वहां पे भी आप सरकारी जॉब ले सकते हैं, पर तैयारी तो करनी पड़ेगी ना भाई मेरे। तो इसने इंट्रोड्यूस किया इरिगेशन सिस्टम। फिर इसको आगे और कई लोग आएंगे जो इसको और ज्यादा इनोवेटिव भी बनाएंगे, वो आगे देखेंगे हम। इसने एक्सपेंड किया दिल्ली सल्तनत को बंगाल तक। फिर जो जौना खान है, ये उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, उसने ही इसको किल किया, ये उसी का बाप था। और इसको किल किसने किया, इसी के बेटे ने किया, जिसका नाम था जौना खान। और जौना खान का असली नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कि पागल राजा भी बोला जाता है। फिर तुगलक्स वर ऑल्सो नोन एज कुराना टर्क्स। थोड़ा सा अजीब सा नाम है बट कर लेना, खुराना से याद रख लो, खुराना साहब है ना, उससे याद रख लो कि कुराना टर्क्स बोला जाता है। उसका कारण है, क्यों थे ये कुराना टर्क, क्योंकि ये जो गाजी मलिक था ना, ये कुरान था, तो इसकी वजह से इनको कुराना टर्क बोला जाता है। फिर बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट कॉल्ड, इसने एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनाया जिसको तुगलकाबाद बोला जाता है, दिल्ली के पास में। ठीक है, एक किला बनाया इसने, बहुत मजबूत किला, जिसका नाम है तुगलकाबाद। कहाँ, दिल्ली के पास में। फिर अमीर खुसरो, जो कि एक फेमस राइटर हुए हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। अमीर खुसरो ने, देखिए कब से हैं ये, खिलजी के टाइम के हैं, लेकिन ये आगे तक चलते रहेंगे ना, जरूरी थोड़ी कि ये खिलजी वगैरह ये सब तो मर रहे हैं भैया। जो राज कर रहा है भैया उसको तो कोई मार भी सकता है, या किसी युद्ध में भी मर सकता है, किसी बीमारी से मर सकता है, लेकिन जो राइटर है उनका तो कोई ताल्लुकात नहीं है ना इनसे, वो उनको तो इन्होंने सिर्फ पैट्रोनाइज किया होता है। तो यानी कि राइटर जो लोग हैं वो तो जिंदा हैं, वो लिखते रहते हैं, जैसे जैसे बादशाह चेंज होता रहता है वो अपनी किताब में डालते रहते हैं कि भैया अच्छा ये वाले बादशाह का ये रूल था, ये वाले का ये रूल है, इसने ये किया, उसने वो किया, वो सब था। तो अमीर खुसरो ने इनके बारे में भी लिखा है, कि इसके अंदर लिखा है, तुगलकनामा के अंदर लिखा है, जो कि डील करता है राइज ऑफ गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है भाई, राइटर भी अपॉर्चुनिस्ट हुआ करते थे। राइटर देखते थे कि भाई एक बादशाह लुढ़क लिया, अब फिर वो क्या करते थे, दूसरे बादशाह को पकड़ते थे ताकि वो उसको भी पैटर्नाइज कर दे, और वहां पे फिर वो उसके गुणगान गाया करते थे, किताबों में लिखा करते थे। बादशाह भी खुश हो जाता था कि कल को लोग हमारे बारे में किताब पढ़ेंगे। उस टाइम पे देखिए होती किताबें थी, समझो ना इस चीज को, मेन स्ट्रीम मीडिया था, तो लोग किताब ही तो पढ़ते थे, तो उसी से तो बादशाह की वाहवाही का पता लगेगा ना, वही वाली चीज है ये। अब देखिए आता है मोहम्मद बिन तुगलक गियासुद्दीन के बाद। ये 1325 से 1351 एडी तक रहता है, काफी लंबे समय तक राज कर रहा है, कम से कम 26 साल तक। इसको मोस्ट लिटरेट सुल्तान बोलेंगे। ये लिटरेट है, लिबरल नहीं है, आगे हम देखेंगे जो वो लिबरल होगा, ये लिटरेट वर्ड है, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा सुल्तान। लेकिन फिर भी ये एक्चुअली में क्या था ना, ये समय से बहुत आगे चल रहा था। जब आप समय के साथ चलेंगे ना
तो ही आप कुछ कर सकते हैं। आप समय से बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे ना तो आपकी चीज़ों की कदर नहीं होगी, ठीक है। कई बार हम ये सोचते हैं, मेरे भी दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं कि अगर बाई चांस हम आज से 20 साल पीछे चले जाएं और हम देखें कि आज के टाइप के जो बिजनेसमैन हैं वो ये चीज़ें कर रहे हैं, वो ये नई इनोवेशन ला रहे हैं, फेसबुक लेके आ रहे हैं, हम क्या करते हैं 20-25 साल पुराने टाइम में जाते हैं और वहाँ पे हम बना देंगे फेसबुक। लेकिन आपको मैं सच बता रहा हूँ कि जो चीज़ का जब वक्त आता है ना वो तभी बनती है। इसने भी बहुत कोशिश की ऐसा करने की। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो आज आप 25 साल पुराने समय में जाके और वहाँ पे अगर फेसबुक बना दोगे कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आप समझो कि ना कंप्यूटर है ना नेट का इतना ज़माना है, तो तुम बना भी दोगे तो कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन जब उस चीज़ का टाइम आएगा ना वो तभी बनेगी, सिंपल सी बात है। उसके लिए धीरे धीरे पूरा सेटअप बनता है। अब इसने क्या किया, ये समय से बहुत आगे चल रहा था। इसने देखो आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी इसने क्या क्या लॉन्च किया और इसको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, देखते हैं। पहले तो इसने क्या किया, चेंज किया देवगिरी के नाम को दौलताबाद। यहाँ पे देवगिरी है महाराष्ट्र के अंदर, इसका नाम इसने दौलताबाद रख दिया। और इसको क्यों पागल राजा बोला गया वो भी अभी समझ में आएगा। इसने लॉन्च किए कॉपर के कॉइन्स, लेकिन फेल हो गया। उसका कारण आप समझिए। अब मान लो कि आज मोदी गवर्नमेंट सोने के सिक्के लॉन्च कर दे, एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि 1-1 रुपए के सोने के सिक्के लॉन्च कर दे, तो आपको क्या लगता है कि वो जो लोग हैं सोने के सिक्का 1 रुपया लिखा है जिसपे, उसकी टॉफी खरीदने जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वो सारी की सारी मार्केट में जितने सोने के सिक्के सब लेंगे, पिघला के सोना बना के किसी सुनियारे को बेचाएंगे। तो वही वाली सीन हुई कि यहाँ पे कि कॉपर ही खत्म हो गया भैया मार्केट से। इतना कॉपर जितना भी था लोगों ने होल्ड करना शुरू कर दिया कॉपर, और क्योंकि कॉपर के कॉइन बन रहे हैं तो इसीलिए इनकी करेंसी का हो गया सत्यानाश। फिर ऐसे ही आप देखिए कि इसने लॉन्च किया टोकन करेंसी। अब टोकन करेंसी आज की डेट में टोकन करेंसी तो यूज कर रहे हैं हम, कैश जो कर रहे हैं वो टोकन करेंसी तो सबसे बढ़िया तरीका है। आप देखो आज की डेट में यूज हो रहा है टोकन करेंसी। इसने कब सोच लिया? आज से देखो कितने सालों कितने 100 साल हो गए, 700-800 साल पहले ही सोच लिया वो चीज। तो समझ रहे हो ना, इसीलिए तो ये आगे चल रहा था वक्त में। लेकिन ये भी इसका फेल हो गया टोकन करेंसी वाला सिस्टम भी। और एक और चीज़ है कि इसको पागल राजा क्यों बोला जाता है ये भी मैं बता देता हूँ। इसने क्या किया, दिल्ली में था ये, ठीक है। इसने सोचा कि मेरे को इधर कंट्रोल करना है, अब इन लोगों को साउथ को कंट्रोल करना है। तो इसने सोचा कि यहाँ से मैं पूरी की पूरी कैपिटल को शिफ्ट करता हूँ देवगिरी। एक दिन इसके मन में समाई तो फिर पता नहीं इसके दिल में क्या आई और इसने अपनी सारी की सारी बोरियां बिस्तर उठाई और ये पहुंच गई देवगिरी साहब। तो ये कहने का मतलब है कि इसने पूरे के पूरे जितने भी, खुद तो जा रहा था, बोलता जितनी प्रजा है उनको भी लेके जाऊंगा, बूढ़े बुजुर्ग लोग, बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, नॉर्मल लेडीज, सब, जिसकी टांग टूटी है वो भी, जिसका हाथ टूटा वो भी, जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो भी, सब लोग इसने इकट्ठे कर लिए और बोलता कि चलो अब तुम मेरे साथ। खुद तो आराम से घोड़े हाथी ऊंट पे बैठ के जा रहा होगा और उन बेचारों को चला चला के, आधे तो लोग बीच में ही मर गए बेचारे, बट इसको गालियां देते जा रहे थे वो। तो यहाँ पे पहुंचा जैसे तैसे, फिर यहाँ इसने अपना शहर बसा लिया। यहाँ आके पता लगा भाई साहब को कि यहाँ तो पीने का पानी ही नहीं है, यहाँ तो पानी की बहुत तगड़ी समस्या है। तो इसको इतनी ज़्यादा समस्या आ रही है यहाँ पे पानी की, और दूसरा ये कि इसको एक और टेंशन सताई जा रही, घर की याद सताने वाली है ना, घर की याद सताए तेरी, ऐसे वाली चीज़। तो वो जो याद थी कि यहाँ पे भैया कोई दिल्ली कोई ना हड़प ले, खुद तो मैं इधर आके बैठ गया, बैठना तो मुझे सेंटर में चाहिए, इधर लाहौर है तुम्हारे कब्जे में, इधर तुम देवगिरी में आके बैठ गए, बीच में दिल्ली है, तुम भाई कहाँ आके बैठ गए, तुम्हें तो सेंटर पे रहना है, तब तो तुम इधर उधर मेंटेन कर पाओगे सब कुछ। फिर इसको टेंशन हुई तो ये वापस को उधर को दौड़ लिया। अब यहाँ पे इसकी दाल नहीं गली क्योंकि बीच में कृष्णा रिवर बनती थी, बीच में कृष्णा रिवर थी, तो वहाँ पे जो इसके नीचे थे रिवर के पार्ट, वो लोगों से ये उस हिसाब से युद्ध नहीं कर पाया। उन लोगों ने अच्छा खासा इसको पेल दिया यहाँ पे, सिंपल सी बात है। और यहीं पर फिर विजयनगर की स्थापना भी होती है। 2 लोग थे, हरिहर और बुक्का, ये इसी के मिलिट्री के अंदर पार्ट, बुक्का, ठीक है, 1 मिनट। ये जो हैं ये दोनों हरिहर और बुक्का, ये दोनों इसी के मिलिट्री के अंदर थे, इसी के आर्मी के अंदर थे, लेकिन इससे अलग होकर उन्होंने एक पूरा एम्पायर बना लिया जिसको उन्होंने नाम दिया विजयनगर एम्पायर, ठीक है भाई। और फिर इसको इसकी दाल नहीं गली तो ये वापस से उधर को गया। फिर बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट लेडीज, नॉर्मल लेडीज सब चलते चलते इधर को गई। खुद ये हाथी घोड़े ऊंट पे था, तो फिर वही है कि इसको गालियां देते गए। तो ये जैसे तैसे वहां पे लुढ़कता हुआ पहुंचा। बाकी के लोग इसको सुना रहे कि भाई कैसा गंदा घटिया पागल राजा है, हमें मरवा दिया इसने, पैरों में लोगों के छाले पड़ गए, आधे को तो बीमारियां लग गई, ना खाने को मिल रहा है ना पीने को मिल रहा है। लेकिन जैसे तैसे फिर लोग यहाँ पे पहुंचे और फिर उन्होंने सुकून की सांस ली, शुक्र है भाई कि इस पागल के हाथ से हम छूटे, ठीक है। और इस बंदे ने
खुद ही अपने फादर को भी किल किया था, ये भी याद रखना आप। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इब्न बतूता जो है वो किसकी कोर्ट में आया था। तो ये सीधा सीधा सवाल पेपर के अंदर बहुत बार आ चुका है। तो ये इब्न बतूता है, ये आया था मोरक्को से, किसकी कोर्ट में? मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में आया था। और इसी ने मोहम्मद बिन तुगलक के राज के बारे में एक किताब लिखी है जिसके अंदर इसने सारा कुछ ये एक्सप्लेन भी किया है, जिसको कि नाम दिया है रहला। ठीक है। और एक और चीज़ आपको बता दूं मैं, ये जो जब आया था तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बहुत ज़्यादा पैटर्नाइज किया, बहुत सारे इसको उपहार दिए, बहुत सारे पैसे भी दिए, तो इसीलिए तो ये लोग आते थे ना। ठीक है। और फिर इसने उस हिसाब से किताब में लिखा, लेकिन बाद में मुझे लगता है इसने भी हकीकत तो लिख ही दी होगी, क्योंकि था तो ये पागल ही। अच्छा, इसने एक और चीज़ किया, इसने अदीलाबाद फोर्ट बनाया और एक सिटी बनाई थी जिसका नाम था जहांपना सिटी। ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है, अदीलाबाद फोर्ट जो है किसने बनाया, या जहांपना सिटी जो है इसका निर्माण किसने करवाया? तो आपको पता होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक चीज़ है कि इसने लॉन्च किया खुरासन प्रोजेक्ट, और एक था कुराचिल एक्सपीडिशन। खुरासन प्रोजेक्ट और कुराचिल एक्सपीडिशन ये दो प्रोजेक्ट थे जिसमें इसने चाइनीज जो लोग होते थे ना चींके, उनको रोकने के लिए, उनके जो हमले हो रहे थे, उनके इनकर्शंस हो रहे थे, उसको रोकने के लिए ये लॉन्च किए। लेकिन ये भी इसके फेल हो गए, यानी इसका सक्सेसफुल कुछ ही नहीं हुआ, ये बस फेल ही होता गया। ये फ्लॉप शो था, लेकिन अच्छा खासा राज ये फिर भी कर गया। बट था ये बड़ा लिखा बहुत ज़्यादा, बट पढ़ाई लिखाई करें क्या जब इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो रही? तो इसीलिए तो बोलते हैं जितना भी पढ़ लो लेकिन इम्प्लीमेंट करना नहीं आया ना, तब बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ये देखो कि ये था 1351 से 1388 के बीच में। तो इसने लगभग, भाई इसने तो तगड़ा ही राज कर रखा है, 60 70 80 38 39 साल राज कर गया ये तो भाई। ठीक है। ये बहुत लिबरल सुल्तान हुआ करता था। इसने एक इरिगेशन के ऊपर टैक्स लगाया जिसको बोलते हैं हके शर्ब। ठीक है। इरिगेशन के ऊपर, ये फैसिलिटी के ऊपर टैक्स लगाया इसने। तो इरिगेशन को स्टार्ट किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन टैक्स उसके ऊपर कौन लगा रहा है? फिरोज शाह तुगलक लगा रहा है। और ये क्या बोल रहा है? इम्पोज कर रहा है हके शर्ब। ठीक है। इसने इनोवेट किया होगा, इसी वजह से ये और ज्यादा उसके ऊपर टैक्सेशन लगा रहा है। एस्टैब्लिश किए इसने कई सारे डिपार्टमेंट, जिनमें से मैं 3 मेन बता देता हूँ। एक तो है दीवाने खैरात, जिसमें कि लोगों को बख्शिश दी जाएगी, दान दक्षिणा दी जाएगी। फिर दीवाने बंदगान, ये जेल डिपार्टमेंट है, जेल में डालना किसी को। फिर दीवाने इलाज, जिसको कि दर उल शिफा भी बोलते हैं। अब अगर पेपर में दर उल शिफा डिपार्टमेंट पूछ लिया गया तो आपके होश ठिकाने लग जाएंगे, आपको सिर्फ दीवाने इलाज बताया जाता है। तो इसीलिए दर उल शिफा भी याद कर लेना। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की हैं, ऐसा नहीं कि ये आपको मैं बहुत वैल्यू दे रहा हूँ इसके अंदर, आपको खुद समझ आ रहा होगा। फिर ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने इम्पोज किया जजिया ओवर ब्राह्मण्स। ध्यान देना, अब तक जो जजिया लग रहा था वो ब्राह्मण्स के ऊपर नहीं लग रहा था, ब्राह्मण्स बचे हुए थे इसमें। ठीक है। लेकिन इसने उठा के उनके ऊपर भी लगा दिया कि भैया तुम्हें कोई इसमें रियायत नहीं दी जाएगी। इसीलिए कई बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जजिया किसने लगाया, तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लगाया तो मोहम्मद बिन कासिम ने भी था, तो वो लगाया तो उसी ने था सबसे पहले। लेकिन दिक्कत क्या है, इसने जो लगाया इसने ब्राह्मण्स पे भी लगा दिया। तो रियली में क्या हुआ कि इसने एक तरह से ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा बड़े वर्जन पे लगा दिया, इस एंगल से समझ लो। और फिर आगे औरंगजेब भी लगाएगा, तो अब औरंगजेब को तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सबसे पहले लगाया, उसने तो री इम्पोज किया था जजिया। लेकिन कई बार इसका नाम होता है एग्जाम में और मोहम्मद बिन कासिम का नहीं होता, तो फिर इसका मार्क कर देना। अगर मोहम्मद बिन कासिम लिखा हो तो उसका मार्क कर देना। ठीक है। एक इसने ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम है फुतूहते फिरोज शाही। अब ये कंफ्यूज नहीं होना, आप बोलोगे कि फुतूहते फिरोज शाही लिखी किसने? भाई यहाँ पे लिखा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है इंसान खुद लिखता है। मेरी खुद की जीवनी है तो मैं खुद लिखूंगा ना, दूसरे से थोड़ी लिखवाऊंगा। हाँ, ये है कि आप हेल्प ले सकते हो किसी से लिखवाने के लिए, लेकिन वर्ड्स आपके ही हैं। सिंपल बात ये है। ही ब्रॉट शिलालेख ऑफ अशोका। अशोका के जो शिलालेख थे ना, ये उनको भारत में लेके आया। कहाँ से? नेपाल से, यानी कि लुम्बिनी से। ठीक है। तो ये एक बात, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि लुम्बिनी से अशोक के शिलालेख भारत में कौन लेके आया? तो फिरोज शाह तुगलक लेके आया। हालांकि आप समझिए, इसीलिए लिबरल सुल्तान बोला जा रहा है, क्योंकि ये बंदा धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं क्रिएट कर रहा। लेकिन हाँ, इसने ये जरूर किया कि इम्पोज किया जजिया, लेकिन ये काम भी एक किया इसने जो शिलालेख लेके आया। फिर इसने री इनोवेशन करवाई है किसकी? कुतुब मीनार की, सुल्तानगढ़ी की, सूरजकुंड की और जामा मस्जिद की। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जो कुतुब मीनार है उसको स्टार्ट किसने करवाया था? ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
पहली बिल्डिंग बनवाई थी, पहली स्टोरी बनवाई थी, लेकिन इसकी जो बाकी की स्टोरीज कंप्लीट करवाई वो इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने करवाई। फिर मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि बाद में हम जाके देखेंगे कि इसको रिनोवेट भी कोई करवाएगा, तो रेनोवेट कौन करवा रहा है? फिरोज शाह तुगलक करवा रहा है कुतुब मीनार को, और भी ये बहुत सारी चीज़ें जिनको ये करवा रहा है रेनोवेट। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये सब चीज़ें भी है बहुत सारी जो मैंने यूट्यूब पे नहीं बता रखी हैं, क्योंकि तब मैंने अपडेट नहीं कर रखा था कंटेंट। आज की डेट में जब मैं ये बना रहा हूँ तो मैं बहुत अपडेटेड वर्जन्स बना रहा हूँ, बहुत कुछ इसमें डाल दिया है मैंने एक्स्ट्रा। तो इसने कोटला फोर्ट भी बनाया है दिल्ली के अंदर, ये याद रखना, अगर कोई को एग्जाम पूछ ले कोटला फोर्ट किसने बनवाया तो आप फिरोज शाह तुगलक का नाम ले देंगे। अच्छा, इसने बहुत सारी सिटीज़ भी बनवाई हैं, जैसे कि फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर को सिराज हिंद भी बोला जाता है, फिर हिसार, फिर फिरोजपुर, ये सब सिटीज़ का आपको नाम याद रखना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है कि इसने क्या किया, ये पूछ लिया जाएगा अगर पेपर के अंदर कि किसने सारी की सारी वॉल पेंटिंग्स अपने पैलेस से हटवा दी थी। इसको वॉल पे जो पेंटिंग्स होती थी ना वो पसंद नहीं थी, तो ये हटवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिर इसने दो तरह के कॉइन्स इसने भी इंट्रोड्यूस किए, जो इल्तुतमिश था उसने भी किए, टंका वगैरह जो किए थे, लेकिन इसने भी किए। इसने क्या किया? आधा और बिक, आधा और बिक, और आधा का मतलब था 50% जीतल और बिक का मतलब था 25% जीतल। ठीक है, ये आधा का मतलब तो हाफ हो गया, बिक का मतलब 1/4 हो गया, सिंपल सी बात समझो इसको। ठीक है, इसने जो है डेवलप की रॉयल फैक्ट्रीज, जिनको बोलते कारखाना, आज की डेट में भी आप कारखाना वर्ड यूज करते तो वो रॉयल फैक्ट्री को बोला जाता था पहले, जिसमें इसने हजारों जो स्लेव हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, उनको काम दिया। फिर इसने 4 तरह के टैक्स लगाए हैं, चारों आपको याद रखने। खराज जो है ये इसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, लैंड टैक्स हो गया एक तरह से, लैंड, खराज का मतलब, सॉरी इनकम टैक्स कह रहा हूँ, खराज हो गया लैंड टैक्स। ठीक है, लैंड के ऊपर ये पहले भी हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी था, उसने 50% लगा रखा था, तो इसने भी लगाया खराज टैक्स। फिर एक का इसने लगाया खम्स टैक्स, ये इसने लगाया 1/5 ऑफ दी लूटेड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग वॉर्स, ये पहले भी बताया। खम्स की 1/5 जो है अपने लूटा धन है वो सुल्तान को देना है। फिर जजिया लगाया, रिलीजियस टैक्स ऑन हिंदूज। फिर चौथा था ज़कात लगाया 2.5%, ये इसने लगाया मुस्लिम्स के लिए, उनके धर्म को प्रोपागेट करने के लिए। इसने 2 अनसक्सेसफुल एक्सपीडिशंस भी की बंगाल को जीतने की। बंगाल जो है वो फ्री हो गया था इसके टाइम में दिल्ली सल्तनत से। देखिए, जब भी बादशाह चेंज होता था तो आसपास के जो एरियाज होते थे खुद को फ्री कर लेते थे। मैंने पहले भी बताया, अभी हम देख के आए कि जो यासुद्दीन तुगलक है उसने बंगाल को भी अपने अंडर ले लिया, लेकिन मेंटेन करना भी तो एक चीज़ है ना भाई। ऐसे तो अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ तक मेंटेन कर रखा था, लेकिन जो जोना खान है, मोहम्मद बिन तुगलक, वो तो उल्टा साउथ को जीतने के लिए नीचे जा रहा था, समझो इस चीज़ को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब मर गया तो उसके बाद इनको मेंटेन करना चाहिए था, ये मेंटेन नहीं कर पाए, तो अगल बगल वाले राज्य बोलते हैं कि भैया हम तो हो गए फ्री। अब बाद में जब कोई राजा आएगा तो उसके अंडर अगर वो हमें तंग करेगा तब देखेंगे, तब तक हम क्यों दें अपना पैसा किसी को, तो वो अपने आप को फ्री कर लेते थे। तो ऐसे ही वो देखते थे कि जब सत्ता बदल रही है ना, तब सबसे अच्छा मौका होता है खुद को फ्री करने का, क्योंकि तब वहां की सत्ता जब बदलती है तो वो वीकन पोजीशन में होती है। उस सत्ता को सिर्फ ये पड़ी होती है कि वो अपने राज्य को संभालें या एक्सपेंड करें। एक्सपेंशन में क्या होता है, बहुत सारा नुकसान भी तो होता है। पहले अपने राज्य को कंसोलिडेट करना जरूरी होता है, ना कि एक्सपेंशन करना। तो वही चीज है, उसका फायदा उठाया बंगाल ने, और बंगाल इनसे हो गई अलग। अब आगे जो आता है वो आता है नासिरुद्दीन महमूद शाह। ये आता है 1390 से 1412 एडी के बीच में। अब ये लास्ट रूलर है एक तरह से तुगलक डायनेस्टी का। इसके बाद अगर कोई रूलर होगा भी तो इनकैपेबल रूलर होगा, जिसको कि पढ़ने का कोई सेंस नहीं बैठता। हम जो पढ़ते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं हमेशा। अब यहाँ पे क्या होता है, उस टाइम पे फिर मंगोल अटैक करते हैं। मंगोल्स में से कौन आता है? तैमूरलंग आता है अटैक करने दिल्ली सल्तनत पे 1398 के अंदर, और इनको खदेड़ फेंकता है। अब ये जो है ये निकल लेता है वहां से पतली गली से, क्योंकि इसको पता है कि ये तो भैया उसका कोई इलाज कर नहीं पाएगा तैमूरलंग का, जिसकी वजह से वहां पे कब्जा हो जाता है मंगोल्स का। मंगोल जो होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, वो लूटपाट करके निकल लिया करते हैं, वो ज्यादा वहां पे रुका नहीं करते। मंगोल का मैंने पहले भी बताया चिंके होते हैं, और सबसे ज्यादा नाक में दम किसने कर रखा था? इनका मंगोल्स ने ही कर रखा था। अब इसके बाद जो डायनेस्टी शुरू हो जाएगी वो हो जाएगी सैयद डायनेस्टी शुरू। और उसमें कौन है? खिज्र खान है। खिज्र खान वैसे इसी का गवर्नर हुआ करता था, लेकिन अब वो क्या होगी कहानी वो हम सैयद डायनेस्टी में देखेंगे। यहाँ पे देखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इसको मंगोलों ने खदेड़ फेंका। अब इसके आगे हम शुरू करते हैं खिज्र डायनेस्टी इन दी नेक्स्ट क्लास। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।